We have with us Shri Kiran Rijiju, Union Minister of State for Home Affairs. He is the face of BJP in the Northeast India. Shri Kiran Rijiju is arguably the most ionic political leader from Northeast in recent time. Shri Rijiju was also chosen the best young MP in many national daily and English fortnightly magazines. While they travel, he occasionally writes articles in security and socio-economic issues. And due to some prior commitment in New Delhi, he has to leave early. So I'd like to request Shri Rijiju sir to kindly address the gathering. Sir. Most respected Professor Ved Prakash ji, Zafar Saraswala ji, former Governor Musharraf ji, Mahbubul Haq ji, Ashish Kumar Chauhan ji, Dr. Banerjee, and the guests present here, and my dear young student friends. मैं बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं समझता हूँ और वैसे भी समय बहुत ही सीमित है और मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, लेकिन मेरा ज़्यादा बोलना या कम बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो शख्स यहाँ मौजूद हैं ये सब अलग अलग क्षेत्र से, एजुकेशन फील्ड से, बैंक से, बिजनेस सेक्टर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, और हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन साहब, इन लोगों का अपना अपना जो तजुर्बा है, एक दो शब्दों में अगर आपके सामने में बात रखा है और जो रखेंगे वो बहुत कुछ बयान करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया है और उससे ज़्यादा लोगों को दिया है। और बम्बई से भी आए, जब हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ साहब आए हैं तो उनका जो व्यू पॉइंट जो शुरू में उन्होंने रखा है, बहुत ही कम और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने में रखे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आता हूं और आपके ही प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में दिल्ली में काम करता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है कि, और मैं साथ साथ एक माइनॉरिटी होने के कारण मुझे अच्छा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में आज गुवाहाटी में बहुत अच्छा कार्यक्रम, और इसका शीर्षक भी देखिए, तालीम की ताकत, जो इतना पावरफुल एक मैसेज लेकर के ये जो कार्यक्रम रखा है। मैं खुशी हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे मौका मिला। और जब ज़फ़र साहब और हमारे डिम्पल जी मेरे ऑफिस में आए थे, तो मैंने उसी समय सोच लिया कि ये बहुत बड़ा मुहिम है और इसमें मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और आज जब आपके बीच में आया, मुझे लगा कि वाकई में आपका जिस मूल भाव के साथ आपने इस काम को आगे बढ़ने का जो आपने ठान लिया और जिससे लोगों को कितना लाभ मिला, वो सब दिखता है। और आज साथ साथ में कॉन्फ्रेंस को मुझे अटेंड करने का मिला, जहां मुझे कुछ मिनट नॉर्थ ईस्ट के जो चांसलर, वाइस चांसलर्स और जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात करने का मौका मिला, तो कुछ शब्दों में मैंने वहाँ इंटरेक्शन भी किया। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि शिक्षा का बिना क्या होता, और हम लोग जिस जगह से आता है वहाँ शिक्षा प्राप्त करना कितना मुश्किल है। वैसे तो अपने जो समाज में जैसे चलता है वो तो चलते रहेंगे, और एक तरफ से एजुकेशन मिलता है, किस तरह से खेती करना, किस तरह से जीना, एक जीने का तरीका है, वो भी एक शिक्षा है। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। लेकिन जिसको पहले शिक्षा मिल गया, आप सोच लो बदलाव उसमें ही जल्दी आएगा। मैं अपने क्षेत्र को देखता हूँ और जगह जगह जाकर के देखता हूँ कि कौन सा इलाका है जहाँ पहला शिक्षा आया, फॉर्मल शिक्षा प्राप्त हुआ, और उस जगह में बदलाव कैसे आया। हमारा अरुणाचल में एक जगह है आलोंग, वहाँ पे पहले सब बराबर था, सारा कई स्कूल कॉलेज तो होते नहीं थे। एक जगह में आरके मिशन का एक स्कूल खोला आलोंग में। वहाँ के एक जो पुराना इंडिपेंडेंस का जब लड़ाई चल रहा था, तो हमारे वहाँ पे कुछ लोग उसमें हिस्सा लिए।
तो उनमें से जो एक हैं थोड़ा सा जवान था, तो उनके दिमाग में ये आया कि हमारा यहाँ पे एक स्कूल होना चाहिए। तो उन्होंने जा कर के RK मिशन वाला को कहा कि भाई सुना है आप लोग स्कूल खोलते हैं, तो हमारा वहाँ एक आप स्कूल खोलिए। और जब स्कूल खोला, क्योंकि वो पहला स्कूल था, अच्छा स्कूल बना, आज अरुणाचल का लगभग 50% ऑफिसर्स जो चीफ इंजीनियर हैं, एजुकेशन में जो बहुत अच्छा ऑफिसर बन गया है, कोई IAS IPS भी बन गए हैं, कोई लोग टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर पर भी पहुंचे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट नौकरी करता है, कुछ लोग पब्लिक फील्ड में। लेकिन जो लोग लीडिंग लोग हैं, जो लोग समाज में आगे बढ़े हैं, वो उसी स्कूल में पढ़े, और जो लोग वो स्कूल नहीं पहुंच पाया वो पीछे छूट गया। वैसे ही बाद में सरकारी स्कूल भी, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं पढ़ते थे, मेरा पिताजी वहाँ MLA थे उस जमाने में, तो MLA होने से भी बहुत प्रोग्रेसिव माइंड नहीं था कि हमारा बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजना ही है किसी भी तरह से, वो उतना उसका मन में था नहीं। चलो स्कूल खोल गया, उसको भी, बेटा को भी पढ़ाओ। तो मैंने जब वहाँ अपने जो गांव में स्कूल थे, मैंने पढ़ाई किया, तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन ऐसा मेरा भाव आया कि जो हम सीखना चाहते थे वो हमारे पास नहीं थे। मैं क्लास 7 में था, मुझे याद है, मैं कुछ ज्योग्राफी का क्लास 7 में, तो यहाँ में शायद सब आप लोग तो क्लास 7 से ऊपर वाले हैं, कोई छोटे वाले तो है नहीं। तो क्लास 7 में क्या सीखता है, एलिमेंट्री नॉलेज ही होता है, जैसे कि कितना किस्म का क्लाउड्स होते हैं, बादल कितना किस्म का होता है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो उसमें लिखा है कि 12 किस्म के क्लाउड होते हैं, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो मेरा इच्छा ये हुआ कि ये 12 होता क्या है, कितना 12 तो है वो जानकारी हो गया, लेकिन 12 कौन कौन सा है, कैसे बनता है, वो जानने का इच्छा था। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो मिलने का कोई साधन नहीं था, ना हमारा वहाँ कोई लाइब्रेरी था जहाँ किताबें पढ़ सकते थे उस ज़माने में, ना गूगल था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, और ज्योग्राफी का कोई और हमारा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ से मैं किताब लेके पढ़ सके। तो मेरा मन में इच्छा होते हुए भी साधन नहीं था, तो मैं नहीं पढ़ पाया। तो बाद में मैं तुरंत जब वहाँ से बाहर निकले, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गया, तो मैं तुरंत ज्योग्राफी का, वो भी क्लाइमेटोलॉजी जो किताब होते हैं, उसको मैंने कहीं से ढूंढा, और वो मुझे ये जानना ही है कि ये 12 किस्म का क्लाउड है, कौन कौन सा है और कैसे फॉर्म होता है। तो मैंने बाद में जाकर के उसको बिल्कुल मैंने रिसर्च करके निकला किताब, और मैंने उसको जानकारी ले लिया। जबकि वो किताब था वो BA में पढ़ने का, जो ज्योग्राफी ऑनर्स होते हैं वहीं पे अवेलेबल है, वो क्लास 10 में नहीं था। लेकिन मेरा उत्सुकता इतना ज़्यादा था, तो मैंने क्लास 7-8 में ही उसका जानकारी ले लिया। तो बाद में जब मैंने क्लास 10 पास किया, तो आर्ट्स में थे, मैं ज्योग्राफी में लिया। तो हमारे दाइमा सर एक थे जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे, वो बोला कि किरण, हमने जो नहीं पढ़ाया आपने पहले कैसे कैसे जानकारी ले लिया, आपको तो मैं पढ़ाया नहीं, फिर भी आपने ये सब कहाँ से पढ़ा। तो मैंने बोला सर मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, इतना मेरा उत्सुकता इतना ज़्यादा है कि मैंने ढूंढ ढूंढ के ये सब पढ़ा, इसलिए कि नहीं मुझे फॉर्मल डिग्री लेना है, इसलिए कि सचमुच में मुझे जानने का इच्छा था। तो ऐसे करके मैंने देखा, तो उस समय जो है इतना उत्सुकता होने के बावजूद भी अवेलेबल नहीं था। आज के दिन में सारा चीज़ अवेलेबल है। आप कोई चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है। आप अगर जानना चाहता है या जानने का आपका मन में उत्सुकता है, तो आज के दिन में आप एजुकेशन प्राप्त करना बहुत ही आसान है। मैं अभी आया आपके ये हॉल के बाहर में, वो डिस्टेंस एजुकेशन का कार्ड लेकर के हमारा लोग बैठे हुए थे, तो दूर में भी आप पढ़ सकते हैं। और अब डिस्टेंस एजुकेशन आप टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समय में तो कहाँ था, और हमसे भी जो सीनियर लोग हैं उस समय में तो और क्या हालत था, क्योंकि हम तो जो बात कर रहे हैं वो लेट 70s और अर्ली 80s का मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले कितना मुश्किल था। ऐसा हालत में भी लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया और वो हमारा स्ट्रेंथ बन गया। उस समय हिंदुस्तान में पढ़ाई करने का ज़्यादा सुविधा नहीं था, तो लोग इंग्लैंड में जाकर के अमेरिका में पढ़ाई करने लग गया। कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं था, तो नौकरी के तलाश में जाकर ऑस्ट्रेलिया चला गया।
कोई तो लेबर काम करने के लिए कोई फिजी चला गया, वेस्ट इंडीज में आप कितने कंट्री से छोटे छोटे वहाँ इंडियंस लोग चले गए, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, और आज सब जगह जाकर के जो इंडियन डायस्पोरा है, आज हिंदुस्तान का जो इंडियन डायस्पोरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है और वो हमारा एक एसेट बन चुका है। वो जो है तलाश था उसका इच्छा था कि हम कुछ करें, और हम लोग जो घर में रह गए हैं, हिंदुस्तान में रह गए हैं, मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस देश को मजबूत बनाना है, हमारे समाज को मजबूत बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, तो एक ही तरीका है, आप शिक्षा प्राप्त करना है। ये तालीम की ताकत जो आपने जो सही जो ये शीर्षक दे करके जो अभियान चलाया है, इससे बड़ा ताकत कोई हो नहीं सकता। नहीं तो ऐसे क्यों कहेगा कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये बात ऐसे नहीं कह सकते हैं। वो लोगों ने सोच समझ करके ये कहा है कि तलवार की ताकत से कलम का ताकत ज्यादा होता है, और इसी का नाम से आज समाज में अगर हम लोग एजुकेशन का हर लेवल तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी देश का जो असली ताकत है वो तालीम ही होता है। और जिस समाज में तालीम नहीं हो सकता, एजुकेशन अगर नहीं है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो लंबा आप रास्ता तय नहीं कर सकता है। इतिहास में आपने देखा होगा, कोई स्टेट इमर्ज की तलवार के माध्यम से किसी को कब्जा कर लिया होगा, लेकिन वो कब्जा कुछ समय कर सकता है, वो परमानेंट नहीं कर सकता है। लेकिन आप एजुकेशन के माध्यम से अगर पकड़ लिया तो वो जड़ हमेशा के लिए हो जाता है। हम लोग हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, ये दो जो रिलीजियस कम्युनिटी के हिसाब से एजुकेशन का परसेंटेज में नेशनल एवरेज से कम है। हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू है, सिख है, जैन है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आगे है। लेकिन जो मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म में हम जो फॉर्मल एजुकेशन में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है कि अभी लंबा चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन हमारा सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री ने जो अभी यूजीसी चेयरमैन साहब ने कोट किए हैं, सबके साथ सबका विकास, इस नारा को लेते हुए जो काम करने शुरू किया एजुकेशन सेक्टर में और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो धीरे धीरे आने वाला है, मेरा पास कोट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसको आपको रीड आउट करके बता के कोई समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बहुत बदलाव आने वाला है। सरकार ने जैसे हर राज्य में, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, हर राज्य में IIT होना चाहिए, NITs तो होना चाहिए, IIM होना चाहिए। उन स्तर का शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी ज़रूरतें इंस्टीट्यूशन चाहिए नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और ऊपर से जो माइनॉरिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, अभी जैसे जफर साहब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट मौलाना आज़ाद नेशनल ये उर्दू इंस्टीट्यूट में जो अभी वो चांसलर के रूप में काम कर रहे हैं, अभी रास्ते में वो मुझे बता रहे थे कि इतने सालों से इंस्टीट्यूट बनाया, चांसलर भी बनाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल हेल्प या कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कोई नहीं था। नाम का यूनिवर्सिटी था, लेकिन जफर सरिसवाला साहब आने का साथ साथ काम शुरू हुआ, सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट में देने का आरंभ हुआ। वैसे ही पूर्वोत्तर में हमारे जो गुवाहाटी के आसपास से लोग अब आए हैं और भी जगह से आए हैं, जितना भी जो माइनॉरिटी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जितना है उसको बिल्कुल ताकत देना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल यही प्रधानमंत्री जी के नारा को मैं मन में लेके चलता हूँ। हिंदुस्तान आगे बढ़ना है, एक जाति एक धर्म आगे बढ़ने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। हर धर्म और हर क्षेत्र, हर धर्म हर जाति के लोग उसमें उस प्रोग्रेस में उस अभियान में शामिल होना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूर्वोत्तर का जो 8 राज्य है ये पीछे रह जाएगा और हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा इस सरकार के काल में जितना भी हो सके मैं उस सरकार में एक सदस्य होने के कारण, एक मंत्रिमंडल का सदस्य होने के कारण मेरे भी सीधा सीधा जिम्मेदारी बनता है। इसलिए मैं बाकी कार्यक्रम छोड़ के मैं आज के इस कार्यक्रम में आने का जो प्रयास किया, मुझे खुशी है कि आप लोग का इस जो अभियान है उसको मुझे खुद देखने का भी मौका मिला और कुछ सुनने का भी मौका मिला। और आगे इसमें चलने के लिए जो आपका प्रयास है, जो अभियान है, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके इस अभियान में बिल्कुल साथ दे के चलूँगा। और जो ये राइज आपका जो तालीम की ताकत को चलाने का जो आपका बॉडी है, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड एजुकेशन, नाम भी इतना अप्रोप्रिएट है। मैं इस टीम का खास करके अपना जो डिम्पल जी और
जफ़र साहब का जो टीम है वो बहुत इफ़ेक्टिव काम कर रहा है। इसलिए मैं आप दोनों को, आपके पूरा टीम को भी कहना चाहता हूँ कि भविष्य में आपका कोई भी कार्यक्रम होगा, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ हमेशा जुड़े रहे, और आपका इस अभियान में हो सके तो मेरे ओर से भी कोई और कंट्रीब्यूशन हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और आखिरी में जाते जाते जो हम लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक कभी कभी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। जैसे कि जो हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, तो हम जो हिंदुस्तान का बड़ा मानचित्र में हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, या हम दिल्ली से दूर हैं, या जो मेन स्ट्रीम जो लोग होते हैं उससे हम हटके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक देश का सदस्य, हम इस देश का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, और कभी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भी मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहिए। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि इसी देश में कहीं मेन स्ट्रीम कहीं साइड स्ट्रीम नहीं होता है। हम जहाँ बैठे हैं, जिस धर्म का है, जिस जाति का है, वही इस देश का मेन स्ट्रीम है। इसमें कोई किसी को अलग, किसी को कमज़ोर समझने का नहीं है। हम सब इस देश का सदस्य हैं, इस देश का नागरिक हैं, और इस देश का बराबर हकदार हमारा बनता है। इसलिए इसको आगे बढ़ने के लिए अगर हम माइनॉरिटी है, हम कमज़ोर है, चिल्लाते रहने से हमारा दर्जा आगे नहीं बढ़ता है। उसके लिए अपना ताकत हमको अपना जो शिक्षा के माध्यम से, तालीम के माध्यम से हम अपना आप को मजबूत बनाना होगा। तब जा करके हमको कोई नहीं कह सकते कि आप माइनॉरिटी है, आप पीछे हैं। ये सब जुबानी बात है, इसको कोई मानने वाला बात नहीं है। मैं अपना आप को कमज़ोर नहीं समझता हूँ। और इंसान जो अगर वो एडुकेटेड है, लिटरेट है, वो जानकारी है, वो अपना आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझेगा। अगर कमज़ोरी है तो शायद आपका किसी ना किसी चीज़ में, आपका सोच में कमज़ोरी होता होगा। इंसान अपने आप में कमज़ोरी हो ही नहीं सकता है, ये मानसिकता है। आपके दिमाग में आप कमज़ोर सोच लिया तो आप कमज़ोर है, लेकिन आप अपने आप को समझ लिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम सबसे मिलकर के सबके बराबर है, तो आप कमज़ोर नहीं हो सकता है। इसलिए हम हमेशा बाहर जब चलते हैं, हम पहले भी बाहर विदेशी जाते थे, आज भी हम विदेश जाते हैं। आज हिंदुस्तान की इज्जत जो है उछल के बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। मैं 2004 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तब भी, और सांसद बनने से पहले भी मैं विदेश जाता था। उस समय हिंदुस्तानियों को किस नज़रिया से देखते थे बाहर के लोग, और आज जब हम इंडियन है कहने से लोग किस नज़रिए से देखता है, इसमें ज़मीन आसमान का बदलाव आया है। और मैं अभी जब मंत्री बन करके जाता हूँ तो एक हिंदुस्तानी मंत्री, इंडिया का मिनिस्टर होने के नाते हमारा जो कुर्सी रखने का तरीका है, हमको बिठाने का जगह है, वो भी पहले जैसे कोने कोने नहीं है। अब हम सेंट्रल एक जगह ऑक्यूपाई कर चुका है इस दुनिया में, क्योंकि जहाँ भी हिंदुस्तानी लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हो या बाहर विदेश में जो जाकर के हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वो भी हर जगह तालीम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से सबने अपना ताकत दिखाया है। इसलिए इस देश का हर लोगों को ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज के समय में जब हिंदुस्तान उभर के आ रहा है, हम कभी भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हमने, और हमारा जो CEO साहब ने, चौरसिया साहब ने जो अच्छा बात कहा, पहले जैसे कि मैं भूटान गए थे तो भूटान में सब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ चलती थी, टोयोटा के, वहाँ से होंडा के, क्योंकि वो अपना मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, तो वो सारा इम्पोर्टेड गाड़ी है। तो देखने में तो बहुत अच्छा है, और लोग आते गुवाहाटी में, अरे यहाँ तो एकू नहीं, ये तो सब एम्बेसडर गाड़ी सोली ऐसे एकू नहीं आते, तो भूटान सभी ना था, तो पूरा इम्पोर्टेड फॉरेन गाड़ी सोली ऐसे। अरे नेपाल क्या, नेपाल में भी हुई हो, नेपाल तो पूरा एकदम फॉरेन गाड़ी सब सोली ऐसे। इंडिया ते गुवाहाटी तो मात्र ये तो टूटा फूटा गाड़ी तो है सोली ऐसे। तो लोग ऐसे देखते थे, अरे हम लोगों को तो बोलते कि हम लोग तो सिर्फ अपना जैसे तैसे बना के चलते हैं। लेकिन आज देखिए, मैं उन देशों को कमज़ोर बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन आज भी वो दूसरे के निर्भर से चलना पड़ता है। लेकिन आज हिंदुस्तान सब कुछ अपना बनाता है, गाड़ी भी अपना बनाता है, रॉकेट भी अपना बनाता है, हर चीज़ अपना बनाता है। इसलिए अपना ही एजुकेशन, इंडिजिनस एजुकेशन, मेक इन इंडिया का जो नारा लगाया प्रधानमंत्री ने, हमारा ही देश में हमारा यही इन्वेंशन होना चाहिए, इनोवेशन यही होना चाहिए, और सारा चीज़ यही बनना चाहिए। तो ये मेक इन इंडिया नारा के साथ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन वैल्यूज़ के साथ, हमारा जो परंपरा के साथ, हमारा धर्म, हमारा सारा जो शिक्षा, जिस तरीका से हम धार्मिक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करता है,
या हमारे जो एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने का तरीका है, जो भी हो हिंदुस्तानी होना चाहिए। और हिंदुस्तान तरीके से अगर हम चलता है तो विश्व में हम किसी से कमज़ोर नहीं होगा। और जिस रफ्तार से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जिस खूबसूरत से आज ये तालीम की ताकत के नाम से जो कार्यक्रम रखा है, ये सब देखते हुए मुझे बिल्कुल इनकरेजमेंट मिलता है। और उससे ज़्यादा जो यहाँ इतना जो यूथ, जो स्टूडेंट, सबसे वो भी ज़्यादा हमको गर्ल्स स्टूडेंट ज़्यादा नज़र आया, फीमेल्स हमारे जो बहनाई ज़्यादा नज़र आए। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक ताकत का एक सोर्स है। उससे सचमुच में मुझे बल मिला है। मेरा तरीका, मेरे सोचने का जो अंदाज, ये सारा चीज़ इससे बल मिलता है। इसलिए मैं बहुत इनकरेज्ड होकर के वापस जा रहा हूँ। और इस इम्पोर्टेंट आज के जो बैठक में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।